गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमारी क्लासेस चल रही थी। विषय था हमारा विषय क्या था? पर्यावरण शिक्षा। ये हमारा क्या था? विषय था। और इसके अंतर्गत यूनिट कौन सी चल रही थी? यूनिट चल रही थी हमारी थर्ड यूनिट चल रही थी। और थर्ड यूनिट में टॉपिक कौन कौन सा हो गया? थर्ड यूनिट थी क्या? प्रदूषण से संबंधित है पूरी आपकी थर्ड यूनिट। प्रदूषण का मैंने इसमें क्या क्या बता दिया? प्रदूषण का मैंने अर्थ बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, प्रदूषण के प्रकार बता दिए। ठीक है, और क्या था? और था वायु प्रदूषण का अर्थ भी बता दिया। और वायु प्रदूषण के कारण भी मैंने आपको बता दिए। कारण यानी स्रोत। तो मैंने आपको इस यूनिट में ये कराया है, क्या क्या कराया है? यूनिट थर्ड है आपकी विषय पर्यावरण शिक्षा है, और यूनिट थर्ड आपकी प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण में मैंने आपको प्रदूषण का अर्थ बता दिया था। ठीक है, अर्थ के बाद मैंने आपको प्रदूषण के प्रकार बता दिए थे। प्रकार के बाद मैंने 4 प्रकार के प्रकार बताए थे जो आपके कोर्स में है। फिर आपके पास वायु प्रदूषण का अर्थ बताया था, वायु प्रदूषण के कारण बताए थे। और आज जो टॉपिक चलेगा वो आज टॉपिक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वायु प्रदूषण के प्रभाव और वायु प्रदूषण के संरक्षण यानी उपाय। वायु प्रदूषण का प्रभाव और वायु प्रदूषण के उपाय, तो ये आज का आपका टॉपिक चलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्या टॉपिक है आज का हमारा? क्या टॉपिक है आज का? हमारा टॉपिक है वायु प्रदूषण के प्रभाव। देखिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि वायु हमारे लिए प्राणदायी स्रोत है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो हमारे पर्यावरण में जो विषैली गैस है उनसे वायु प्रदूषण होता है, वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तो वायु प्रदूषण किन गैसों के माध्यम से होता है, हम गैसों के बारे में भी पढ़ेंगे, और वो हमारे लिए कैसे नुकसान पहुंचाते हैं उसको भी हम बताएंगे आज आपको। तो मैं थोड़े से डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। तो देखिए आप कि कौन कौन सी गैस यानी वायु प्रदूषण के लिए कौन कौन सी गैस है जो नुकसानदायी है, जो वायु को विषैली करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी कौन कौन सी गैस हैं जो वायु में घुल जाती हैं, उन वायु के कणों में घुल जाती हैं और मनुष्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन गैसों के माध्यम से मैं इन गैसों को भी बताऊंगा, और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि मनुष्य के लिए ये कितनी नुकसानदेह गैस हैं और किन किन चीजों से ये गैस निकलती हैं और मनुष्य को कैसे कैसे ये नुकसान पहुंचाती है। तो देखिए, सबसे प्रथम अगर गैस आती है तो वो आपकी आती है CO। अब CO कौन सी गैस है? CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सबसे बड़ी प्रदूषक गैस है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट इस बात को। ये सबसे बड़ी प्रदूषक गैस है। और आगे है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, आपकी है एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी वायु में घुल जाती है और
प्रदूषण पैदा करती है, वायु प्रदूषण में ये सहायक है। और तीसरी है आपकी NO2, ठीक है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगली है आपकी SO2। SO2 कौन सी है? अगली है आपकी, मैं लगाऊं तो CFC, कार्बन। इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट कि CO, CO2, NO2, CFC और एक है आपकी SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 हो गई आपकी, CO2, NO2, CFC। एक है आपकी कौन सी? एक है आपकी लेड यानी सीसा, ठीक है, लेड यानी सीसा। और एक है आपकी MIC। MIC का उदाहरण याद तुम जानते हो, मैंने कल ही क्लास में आपको बताया, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ठीक। आपकी CO हो गई, CO2 हो गई, NO2 हो गई, CFC हो गई, SO2 हो गई, MIC हो गई। एक है आपकी CH4। तो ये आपकी क्या है? वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण में सहायक गैस है। इन गैसों का वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा हाथ होता है। ये गैस जहरीली गैस है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है और मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। तो ये गैस वायु प्रदूषण में सहायक है। तो मैंने इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है, बना के बताया है। आप ऐसे ही डायग्राम अपनी कॉपी में उतारिएगा, फिर जो मैं आपको बताऊंगा और एक एक आपको गैसों का एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ये गैस है आपकी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, CO2, NO2, CFC, SO2, लेड और लेड यानी सीसा और MIC और CH2। तो ये वायु प्रदूषण फैलाती है। आगे मैं एक एक गैस को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट इसको उतार लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे है, अब मैं गैसों के माध्यम से आपको बताऊंगा, इन गैसों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये गैस क्या है, कहां से निकलती है, प्लस इससे मनुष्य को कितना नुकसान होता है, पर्यावरण को भी होता है, मनुष्य को भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं गैसों का वर्णन। तो स्टूडेंट अगर हम सबसे पहली गैस लें, सबसे पहली गैस लें यानी CO, CO यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम लें, कौन सी? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस क्या है? देखिए, इस गैस के बारे में आपको बता दूं, आपके एग्जाम्स में भी आ जाता है, इस गैस के बारे में आपको विस्तृत वर्णन कर दूं। तो ये एक हवा से भारी, ये गैस हवा से भारी है, जल में अघुलनशील है, अघुलनशील, जल में अघुलनशील, और आपकी ये रंगीन और स्वादहीन गैस है। यानी ये हवा से भारी है,
आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का आपको पूरी मैं इसमें विस्तृत जानकारी दे दूंगा आपको। गैसों की भी जानकारी हो जाएगी, प्लस वायु प्रदूषण जो फैलाते हैं और मनुष्य के लिए कैसे हानिकारक है ये भी बता दूंगा मैं। वायु हवा से भारी होती है ये गैस और जल में अघुलनशील होती है। ये रंगीन है, स्वादहीन है, रंगीन और स्वादहीन गैस है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जितनी भी प्रदूषित गैस है, जितनी भी स्टूडेंट जितनी भी प्रदूषक गैस हैं इनमें से सबसे ज्यादा यानी 50% प्रदूषण इसी गैस से होता है। यानी 50% प्रदूषण कहो या आप ऐसे कहो कि प्रदूषकों में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषक कौन सी गैस से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। यानी ये हवा से बाहरी है, जल में अघुलनशील है, रंगीन है, स्वादहीन है और जितनी भी प्रदूषक गैस है उसमें 50% हाथ किसका रहता है और सबसे ज्यादा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे मैं और इसका वर्णन करूं तो स्टूडेंट ये जो गैस है इसमें इसको हम दम घोंटू आ जाता है कई बार, दम घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है कि दम घोंटू गैस किसे कहते हैं? CO, NO2, CFC, H2, तो इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। तो इसे आप स्टूडेंट देखिए, मैं बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको तैयारी करा रहा हूँ और ये पूरी कंपटीशन लेवल की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। तो ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। तो ये एक दम घोंटू गैस है, ये हवा से बाहरी है, जल में अघुलनशील है, रंगीन और स्वादहीन गैस है। और जितनी प्रदूषक गैस में 50% हिस्सा किसका रहता है? इसी गैस का। ये दम घोंटू गैस है। और सबसे बड़ी बात, ये सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारे हीमोग्लोबिन में क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। हीमोग्लोबिन में क्या हो जाती है? मिल जाती है। मतलब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारे हीमोग्लोबिन में हो जाती है। और आप हीमोग्लोबिन को जानते ही हो कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसका संबंध करता है? ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी O2 का संबंध करता है। O2 का हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन का संबंध करता है, O2 का संबंध करता है वो ऑक्सीजन का संबंध करता है। तो जब ये गैस उसमें मिल जाती है, हमारे रक्त में मिल जाती है, तो हमें सांस लेने में परेशानी आती है, क्योंकि ये गैस हमारे डायरेक्ट हीमोग्लोबिन को अटैक करती है। और हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? वो हमारे सांस ले मतलब ऑक्सीजन का संबंध करता है, ऑक्सीजन में काम आता है हमारे में। तो उस पर अटैक करती है कौन सी? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और दम घुटने से क्या हो जाती है? मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। ये सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे हीमोग्लोबिन को अटैक करता है और हीमोग्लोबिन से हमें सांस लेने में हमें रोकता है और उसके सांस रुकने से हमारी मौत हो जाती है। इसलिए इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हवा से बाहरी होती है, जल में अघुलनशील है, रंगीन है, स्वादहीन गैस है
जितनी भी प्रदूषक गैस है इनमें सबसे ज्यादा हानिकारक यानी 50% इसको हम देते हैं, 50% इस गैस को देते हैं। और ये दम घोंटू गैस भी कहते हैं इसे। ये सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमारे ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देती है, सांस लेने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे हमारा दम घुट जाता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। अब स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कहाँ से होती है इसकी, ये कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, कोयले और खनिज के खाद्यान्नों से, कोयले और खनिज की खाद्यान्न होती है ना, उनसे निकलती है। और स्वचालित वाहनों से, स्वचालित वाहनों से, ठीक है, यानी कोयले और खनिज की खाद्यान्न होती है, वहां से निकलती है। ये निकलती कहां से है, इसको भी नोट डाउन करिएगा, ये भी आ जाता है कि ये निकलती कहां से है, कोयले और खनिज की खाद्यान्न से निकलती है, स्वचालित वाहनों से निकलती है। आप देखिए, जो पेट्रोल में हमारे बाइक में साइलेंसर होता है, तो उसके माध्यम से जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जब वो गैस सी निकलती है, धुआं सा निकलता है पीछे काला काला सा, उसमें समाहित होती है आपकी कौन सी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कोयले की खाद्यान्न से निकलती है और स्वचालित वाहनों से निकलती है। तो इसे भी नोट डाउन करिएगा, इन सबको नोट डाउन करिएगा। और अब बात आती है स्टूडेंट कि ये मनुष्य में नुकसान कहाँ कहाँ करती है, मतलब कहाँ नुकसान पहुंचाती है मनुष्य के शरीर में। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये फेफड़ों में नुकसान पहुंचाती है, ठीक है, याद कर लेना। ये ब्लड कैंसर बनाती है, ठीक है, इससे दमा की बीमारी हो जाती है, ठीक है। ये फेफड़ों में नुकसान करती है और ब्लड कैंसर भी बनाती है और दमा की बीमारी भी बनाती है। तो ये मनुष्य में सबसे हानिकारक गैस है, ये याद कर लेना, ये सबसे हानिकारक गैस है। और मनुष्य में ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और दमा की बीमारी बनाती है, सांस लेने में जो दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको ये यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया है कि ये गैस के बारे में मैंने आपको विस्तृत ढंग से समझाया है कि कहाँ से ये हमारे लिए कितनी नुकसान पहुंचाती है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर इसकी हम रोकथाम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा CNG का उपयोग करके, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, हम प्रदूषण से इसे रोक सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित गैस है, यानी जितनी भी प्रदूषित गैस है उसमें 50% हिस्सा किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ठीक है, ये गैस आपकी हो गई। अब मैं अगली गैस कराता हूँ, आपको, ठीक है। अगली गैस कौन सी है हमारी, अगली गैस है स्टूडेंट, अगली गैस है हमारी NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब ये गैस क्या होती है, देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आपको बता दूं मैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मेरे साथ लिखते जाइएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या है,
वायुमंडल वायुमंडल की नमी से वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि अम्ल वर्षा में सहायक है। जो कि अम्ल वर्षा में, देखो एक कारण तो इसका ये है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से एक प्रभाव चलन, तो प्रभाव ये है नाइट्रोजन की ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि अम्ल वर्षा। देखो अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 दो गैसें होती है ना, तो ये गैस भी अम्ल वर्षा का कारण होती है। तो नाइट्रस के जो ऑक्साइड होते हैं, जो कण होते हैं, वो वायुमंडल में जो नमी होती है उससे क्रिया कर लेते हैं। ये बरसात के टाइम पे ज्यादातर होता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी ज्यादा रहती है वर्षा के टाइम, तो उससे क्रिया करके ये क्या करते हैं, ये अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। और अगर हम एक और पॉइंट की अगर बात करें इसकी NO2 की हम बात करें, तो स्टूडेंट देखो एक और बात करें हम, तो यहां करूं मैं NO2 के ऑक्साइड अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट। ठीक है, NO2 के ऑक्साइड अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट से निकलते हैं। ठीक है, एक तो कारण मैंने ये बता दिया प्रभाव। एक प्रभाव ये है कि NO2 के ऑक्साइड अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट जो होते हैं, सुपरसोनिक जेट होते हैं, तो जेट से निकलते हैं कौन से, NO2 के ऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत को पतली बनाते हैं। देखो ये पर्यावरण का प्रभाव भी चल रहा है, और मैं मनुष्य का भी बताऊंगा, तो इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। देखो ये दो प्रभाव है इसके NO2 के कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। वायुमंडल की नमी से क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, इससे अम्ल वर्षा सहायक होती है। अम्ल वर्षा हमारे लिए आपको पता है कि त्वचा का कैंसर भी बना देती है। तो ठीक है, और एक है NO2 के ऑक्साइड अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट से निकलते हैं, जो ओजोन परत को पतला कर देते हैं। और ओजोन परत भी आप जानते हो कि हमारे पर्यावरण के लिए कितनी आवश्यक है, हमारे लिए कितनी आवश्यक है, कुछ पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये दो प्रभाव है नाइट्रस ऑक्साइड के। अब हम इसके बात करें तो मनुष्य पर प्रभाव की बात करें हम, स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मनुष्य पर प्रभाव की बात करें हम, तो मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, देखो आंखों में नहीं, मसूड़ों का फूलना, ये इसी के कारण होता है। मसूड़ों का फूलना, फेफड़ों
का संक्रमण, ठीक है। ये मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, मसूड़ों का फूलना, फेफड़ों का संक्रमण, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, और एक रक्तस्राव, ठीक है। मसूड़ों का फूलना, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया और रक्तस्राव, ये क्या है? ये आपके मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो चीज मैंने बताई है कि ये कैसे, ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो ये गैस भी हमारे लिए कितना ही हानिकारक है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हमारे लिए कितनी हानिकारक है, ये आप लगा लीजिए कि ये सारी गैस भी कितनी हानिकारक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ क्रिया करें, नाइट्रोजन निकाल दीजिए अम्ल वर्षा के लिए। अम्ल वर्षा पेड़ पौधों की भी नुकसान करती है और मनुष्य की भी नुकसान करती है, यानी पर्यावरण के लिए भी नुकसान कर रही है, क्योंकि पेड़ों की गति को रोकती है, पेड़ पौधों की गति को रोकती है और हमारी त्वचा के अंदर भी नुकसान पहुंचाती है। और NO2 के ऑक्साइड ऊपर सुपरसोनिक जेट है उनसे निकलती है, तो ओजोन परत को पतला करती है, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है, जो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। आगे हम अगली गैस की बात करते हैं। अगली गैस कौन सी है हमारी? अगली गैस है, स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली जो गैस है, अगली गैस कौन सी है? अगली गैस है हमारी अगली गैस है हमारी अगली गैस अगली गैस कौन सी है? SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद CO के बाद दूसरी सबसे प्रदूषित गैस है, यानी CO 50% करती है, उसके बाद ये है दूसरी सबसे बड़ी प्रदूषित गैस, यानी ये भी मनुष्य और पर्यावरण के लिए आप लगा लो कितनी हानि पहुंचाती है। कौन सी? SO2, यानी CO के बाद दूसरी सबसे प्रदूषित गैस है। और ये अगर हम इसके निकलने की बात करें तो ये कहां से निकलती है, ठीक है, कहां से निकलती है? अगर हम ये बात करें तो स्टूडेंट कहां से निकलती है? देखो ये आप तो देखो, ताप शक्ति गृह, ठीक है, खनिज शोधशालाओं, ठीक है, ताप शक्ति गृह, खनिज शोधशालाओं और स्टूडेंट स्वचालित वाहनों से, ठीक है। कहां से निकलती है? कि ताप शक्ति गृह, खनिज शोधशालाओं से। ताप शक्ति गृह यानी आपके रावत भाटा वगैरह है हमारे राजस्थान में, तो ताप शक्ति गृह में बिजली बनती है, तो वहां से निकलती है कौन सी? SO2, ठीक है। और खनिज शोधशालाओं से या खनिज होती है, खनिज का उत्पादन किया जाता है जिन परीक्षणों के माध्यम से, तो वहां से ये गैस SO2 निकलती है। और 140 वाहनों से, जो वाहन जो चलते हैं ना, उसमें CO भी निकलती है, प्लस कौन सी निकलती है? ये कौन सी? SO2 गैस भी निकलती है, ठीक है। और इसको हम, सबसे बड़ी बात है, देखो इसको हम एक नाम से पुकारते हैं,
कौन सी है? इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा, क्रैकिंग गैस, इसको क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। किसको? SO2 को। ठीक है, और ये निकलती कहां से? ताप प्रतिक्रिया खनिजोत्सालाओं से, चालित वाहनों से। और ये दूसरी सबसे प्रदूषित गैस है। और ये मनुष्य को कैसे नुकसान पहुंचाती है मैं आपको बताता हूं। मनुष्य में क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं। ठीक है, मनुष्य में जो परेशानी हो जाती है, देखो इससे हो जाती है आपकी आंखों में जलन, दमा की बीमारी हो जाती है। देखो आंखों में जलन हो जाती है, दमा की बीमारी हो जाती है, और दमा की बीमारी हो जाती है, और खांसी बोलते हैं ना, जैसे बच्चों में कुकर खांसी वगैरह हो जाती है, ये जो जिनका लंबा इलाज चलता है वो हो जाती है। और फेफड़ों में संक्रमण। ठीक है, ये मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। किससे? मनुष्य पर प्रभाव। तो ये मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है किससे? इस गैस का, यानी SO2, यानी स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत से को नाम भी नहीं आता, तो नाम भी मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूँ। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। और ये CO के बाद सबसे विषैली गैस है, सबसे प्रदूषित गैस है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है? ताप शक्ति गृह से निकलती है। ठीक है, खनिज शोधशालाओं से निकलती है, स्वचालित वाहनों से निकलती है। और ये याद रख लेना, इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। और मनुष्य में जो हानि पहुंचाती है ना ये, तो आंखों में जलन करती है, दमा, खांसी और फेफड़ों का संक्रमण करती है। और इसे ये एक ठीक है भूरे रंग की गैस है। ये भूरे रंग की गैस है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लिएगा, ये भूरे रंग की गैस है। तो ठीक है, मनुष्यों को नुकसान पहुंचा रही है। और ये क्या है आपको पता है? अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अम्लीय वर्षा में सबसे बड़ा हाथ किसका रहता है? यानी इसका 70% हाथ रहता है अम्लीय वर्षा में। और अम्लीय वर्षा मैंने आपको बताई थी कि वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करती है, NO2 होता है, SO2 होता है। तो ये अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है। यानी NO2 का हिस्सा 30% होगा और इसका हिस्सा 70% होता है। तो लगा लो आप सल्फर डाइऑक्साइड कितना मतलब नुकसान करती है। और ये अब अम्लीय जो वर्षा होती है वो भवनों में भी नुकसान पहुंचाती है और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कौन सी गैस हो गई? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अम्लीय वर्षा को जो करती है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कहां से निकलती है? ताप शक्ति गृह, खनिज शोधशालाओं, स्वचालित वाहनों से निकलती है। और मनुष्य में कैसे ये हानिकारक है? इसे आंखों में जलन करती है, दमा की बीमारी बनाती है, खांसी की बीमारी बनाती है और फेफड़ों में संक्रमण करती है। इसे क्रैकिंग गैस भी कहते हैं और ये भूरे रंग की गैस है। तो इसे नोट डाउन करिएगा। आगे अगली गैस की हम बात करते हैं आपसे। अगली गैस कौन सी है बताओ? अगली गैस कौन सी कराने जा रहा हूं मैं? अगली गैस है आपकी CH4। कौन सी है? CH4। CH4 कौन सी गैस होती है स्टूडेंट? बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको एक तरह से कंपटीशन की तैयारी ही करा रहा हूं। ठीक है, अब आपकी कौन सी गैस है? आपकी बात करें हम CH4 यानी मैथेन। ठीक है, मैथेन। देखिए ये गैस भी
आजकल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जा रही है CH4 यानी मैथिन। मैथिन गैस सबसे ज्यादा पूछी जा रही है और यह एक जहरीली गैस है, जहरीली गैस है और इसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, ये एक जहरीली गैस है और यह इसे मार्स गैस भी कहते हैं। किसे? CH4 को। यह एक जहरीली गैस है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और ये की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो देखो दलदली भूमि में पाई जाती है, दलदली भूमि में, ठीक है, पाई जाती है। ठीक है, ये दलदली भूमि में पाई जाती है। कौन सी? CH4। आपने देखा होगा स्टूडेंट कि कई बार हम अगर कोई भी जैसे पुराना पानी जो सूख जाता है तो वो दलदलनुमा बन जाता है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे पानी में हमें जाना नहीं चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम उस दलदल में फंस जाते हैं ना तो हमारा दम घुट जाता है। किसके कारण? ये जो इसमें जो गैस होती है ना वो CH4 मैथिन गैस होती है। मैथिन गैस से इंसान की मृत्यु हो जाती है दलदल में फंसने से। और जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुएं में जहरीली गैस, जैसे मजदूर लोग काम करते हैं कुएं वगैरह में, तो जहरीली गैस से क्या हो गया, वो खत्म हो गए। कई बार अखबारों में आता है कि कुएं में कूदने से, कुएं में काम करने से और मजदूरों की मौत हुई। तो वो क्या होती है? वो CH4 ही होती है। CH4 के कारण ही कुओं में, नदी तालाबों में जो दलदल नुमा हिस्सा बन जाता है उसमें CH4 होती है और CH4 के कारण कई बार मृत्यु हो जाती है। अब कई बार मैं तो अखबारों में कई बार पढ़ चुका हूँ स्टूडेंट इस चीज़ को कि मजदूरों के काम करने में मृत्यु हुई। तो कैसे हो जाती है? वो CH4 के कारण ही होती है, मैथिन गैस के कारण ही होती है। ठीक है, और आगे मैं बात करूं तो और ये कहां से पाई जाती है? देखिए जुगाली करने वाले, ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं से, जुगाली करते हैं ना पशु, जो कुछ भी खाते हैं पशु, भैंस, गाय वगैरह, ऊंट वगैरह, जो भी आपने देखा हो उनको चलाते हैं तो उनसे भी ये मीथेन गैस बनती है। ठीक है, और आपके मैं बात करूं धान के खेतों से भी, यानी धान यानी चावल के खेतों से भी ये गैस बनती है। तो ये उत्पत्ति के ये कारण है इसके, किसके? CH4 के। और ये एक और है कोयले की खान से। ये कहाँ से निकलती है? इससे दलदली भूमि पाई जाती है, जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है, धान के खेतों से निकलती है और कोयले की खान से ये गैस निकलती है। कौन सी? CH4 इन सब चीजों से निकलती है। तो ये आपके CH4 है, ये एक जहरीली गैस है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है और मनुष्य के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन कारणों से ये निकलती है। अब ये मनुष्य के लिए नुकसान है, मनुष्य के देखिए क्या है, शारीरिक क्षमता को कम करती है, शारीरिक क्षमता को कम करती है। ठीक है, इस मनुष्य की शारीरिक क्षमता को कम करती है। कौन सी? मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस है आपकी CH4। ठीक है, इसे नोट डाउन करिएगा। आगे मैं अगली गैस आपको बताता हूं अब। ठीक है, अगली गैस मैं आपको बताऊं, अगली जो गैस है स्टूडेंट, अगली गैस है हमारी CO2 यानी
कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए आप ग्रीन हाउस प्रभाव को जानते होंगे। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे पर्यावरण पे छोड़ती है। ग्रीन हाउस प्रभाव पे इफेक्ट छोड़ती है। ये एक जहरीली गैस है, ठीक है। ये ईंधन के माध्यम से, ईंधन के जलाने से निकलती है, ठीक है। ईंधन के जलाने से भी निकलती है। कौन सी? ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट छोड़ती है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? सूर्य से जो हमारी किरणें आती हैं, तो वो इस गैस के कारण क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो क्या होता है कि जब वो आती हैं तो वो लौट नहीं पाती। सूरज से जो किरणें आती हैं वो लौट नहीं पाती। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वो क्या है, लौट नहीं पाती है। तो तापमान, धरती के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि अधिक हो जाएगी, तापमान में गर्मी अधिक पड़ेगी, ठीक है। वृद्धि अधिक हो जाएगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे। आपके ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। बाढ़ वगैरह आएंगी और समुद्र के पास जो टापू हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, वो भी डूब जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है, यानी समुद्र का जल स्तर 1% बढ़ भी चुका है। और 2000 जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं 2050-2060 तक 2% हो जाएगा ये। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये, जो मैंने आपको बताया कि जो CO2 हमारे लिए कैसे नुकसानदायक पहुंचाती है, हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रही है, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। जो हमारे वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है ना, वो किसके कारण हो रही है? यानी वैश्विक, ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि CO2 के कारण हो रही है, ठीक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि किसके कारण हो रही है? CO2 के कारण हो रही है, ठीक है। और इसके सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन से हैं? उत्पादक देश की अगर हम बात करें बॉयज एंड गर्ल्स, तो देखो चीन, अमेरिका और भारत। तीसरे नंबर पर भारत है। सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे चीन है। चीन सबसे ज्यादा उत्पादक देश है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत। तो समय समय पर जो जलवायु सम्मेलन होते हैं वो असली तो इसी गैस के कारण होते हैं, इन्हीं गैसों के कारण होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम से कम उपयोग में लिया जाए और कम से कम वायु में छोड़ा जाए। तो ये क्या है आपका? ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, यानी हिंदी में बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को हरित गृह प्रभाव। तो ये जहरीली गैस है। ये जो पेड़ पौधों को जलाए जाते हैं, जो महिलाएं हमारे शाम को सुबह जो चूल्हे पे खाना बनाती है, जो ईंधन जो जलता है ना, उसमें भी क्या होता है, जो धुआं निकलता है उसमें भी CO2 होती है। और ये वैश्विक तापमान में वृद्धि करती है। और वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है, मौसम का भी स्तर बिगड़ता है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ें वगैरह आती हैं। किसके कारण? अब लगा लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कितना नुकसान पहुंचाती है, कितना नुकसानदेह है ये। अब मनुष्य में नुकसान क्या क्या पहुंचाती है? देखिए मनुष्य में जो नुकसान पहुंचाती है, तो मनुष्य में देखो थकावट पैदा करती है। कौन सी? ये गैस है।
मानसिक क्षमता को कम करती है। कौन सी? ये गैस यानी CO2 मानसिक क्षमता को कम करती है। मनुष्य में इफेक्ट क्या है इसके? आप मनुष्य के भी इफेक्ट लिखते जाना कि मनुष्य के इफेक्ट क्या है कि ये थकावट पैदा करती है, मानसिक क्षमता को कम करती है, और ये स्टूडेंट फेफड़ों का कैंसर भी बनाती है। ठीक है, तो ये मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, थकावट मानसिक क्षमता को कम करती है और फेफड़ों का कैंसर भी बनाती है। क्या? कौन सी गैस? यानी CO2 गैस। CO2 गैस हमारे लिए कितना नुकसानदायक है? ये जहरीली गैस है, ईंधन के जलाने से भी जलती है, और इसके जो सबसे प्रदूषक देश है वो है चीन, अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत भी आता है। भारत भी CO2 का बहुत उत्सर्जन करता है और ये गैस के तापमान में वृद्धि करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी CO2 गैस है। देखिए मैंने गैसों के माध्यम से वायु प्रदूषण के बारे में बताया है। इतना आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताया है, और आपकी सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, हर गैस को बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर समझाया है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा लाभदायक रहेगा। आप इसको पढ़ोगे तो आपके कंपटीशन में भी लाभ इससे मिलेगा। और अगली गैस जो हमारी है, अगली गैस कौन सी है? अगली गैस है हमारी, अगली हमारी है जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे, ठीक है, इसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं। इसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं। ये AC फ्रीज, ठीक है, और कॉस्मेटिक के सामान से निकलती है। यानी ये AC, ठीक है, AC फ्रीज और कॉस्मेटिक के सामान में पाई जाती है, यहाँ से निकलती है। इसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? यानी हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये AC फ्रीज और कॉस्मेटिक सामान से भी। अभी कॉस्मेटिक का सामान आपको नहीं पता होगा, तो AC फ्रीज के बारे में तो सबको पता है, लेकिन आपके लिए मैं एक नई चीज लाया। कॉस्मेटिक का सामान होता है, क्रीम पाउडर वगैरह हम जो लगाते हैं ना, वो सारी चीज क्या आता है, ये भी फ्रियोन गैस में ही आती है। तो अब ये नुकसान कैसे पहुंचाती है? तो नुकसान ये पहुंचाती है कि ये सबसे ज्यादा तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत को कौन सी? CFC गैस। आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसे? ओजोन परत को। अब ओजोन परत को कैसे निकालते? जो ओजोन परत से इसके कारण क्या हुआ है कि ओजोन परत में जो छेद है, ओजोन परत में इसके कारण ओजोन परत का हॉल बढ़ गया है। यानी ओजोन परत का छेद, जो ओजोन परत में हॉल होता है वो इस CFC के कारण बढ़ गया है। अब ये परावैंगनिकरणों से हमारी रक्षा करती है, आपको भी पता है किससे स्टूडेंट? परावैंगनिकरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन जब हॉल जो छेद जो इसमें ओजोन परत में बढ़ गया है,
तो पराबैंगनी किरण लगातार निकलती है, वो इसे रोक नहीं पाती है। पराबैंगनी किरणों को ही तो रोकती है कौन सी? ओजोन परत। इसी से हमारी रक्षा करती है कौन सी? ओजोन परत। तो CFC के कारण यानी क्लोरोफ्लोरो के कारण वो छेद बढ़ गया है, वो हॉल बढ़ गया है, और उसके बढ़ने से क्या है? पराबैंगनी किरण अधिक निकल रही है। तो अधिक निकल रही है तो मनुष्य के लिए नुकसान पहुंचा रही है। मनुष्य के नुकसान कैसे पहुंचा रही है? त्वचा का कैंसर जो होता है ना, वो पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है। जब तो कहते हैं कि ज़्यादा अधिक देर तक धूप में ना बैठो, सूरज के सामने एकदम ना बैठो। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो इसी के कारण है इस CFC का सबसे बड़ा जो प्रभाव है ना, वो है ओजोन परत पर पड़ता है। ओजोन परत पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी ये फ्रीऑन गैस कहते हैं। ये ऐसी फ्री जो कॉस्मेटिक सामान में पाई जाती है। अब इसके बचाव के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो देखिए, इसके बचाव के लिए HFC गैस, यानी हम फ्रिज वगैरह में HFC गैस चल रही है स्टूडेंट। अब बॉयज एंड गर्ल्स में आपको इस गैस के बारे में बताऊं तो HFC गैस चल रही है, और धीरे धीरे इसका प्रभाव इतना बढ़ेगा कि जो CFC है ना, CFC का रूप HFC ले लेगी, और HFC ही अब आजकल फ्रिजों में भी डाली जा रही है। तो HFC के क्या है? ये प्रदूषित रहित गैस है, ये प्रदूषण नहीं पहुंचाती है, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कौन सी गैस है? ये HFC। आप इसको नोट डाउन करिएगा। ये मैंने आपको नई चीज बताई है, आपको नई चीज बताई है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको ये नई चीज बताई है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किसकी जगह इस्तेमाल की जा रही है? ये आपकी CFC की जगह। इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, ये CFC की जगह इस्तेमाल की जा रही है। और एक क्यों इस्तेमाल की जा रही है? प्रदूषण के कारण, क्योंकि ये वायुमंडल में प्रदूषण पहुंचाती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके कारण HFC का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपकी स्टूडेंट क्या है? ये आपकी CFC गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम अगली गैस की तरफ बढ़ते हैं, अगली गैस हमारी एक आधी गैस रह गई है हमारी, ठीक है। अगली गैस हम एक छोटी सी गैस है, ज़्यादा नहीं है उसमें, उसके बारे में आपको पता भी होगा। तो एक गैस कौन सी है? तो एक है लेड। लेड यानी सीसा। स्टूडेंट, ये देखने वाला शीशा नहीं है, एक शीशा है। ये इसको लेड को शीशा बोलते हैं। यह एक क्या है? एक गैस है। कौन सी? लेड। यह एक गैस है। कौन सी? लेड, यानी शीशा एक गैस है। और यह बहुत जहरीली, ठीक है, जहरीली गैस है, ठीक है। अब ये निकलती कहाँ से निकलती है? ये भी स्वचालित वाहनों से तथा उद्योगों से और उद्योगों में शीशा उद्योग से भी निकलती है। ये स्वचालित वाहनों से तथा उद्योगों से निकलती है। यह एक गैस है, यानी शीशा, लेड यानी एक गैस है। तो ये बहुत जहरीली गैस है, और स्वचालित वाहनों से या और उद्योगों से ये गैस निकलती है, यानी इसकी उत्पत्ति होती है। और मनुष्य के लिए कैसे नुकसान पहुंचाती है? देखिए, ये गैस कितनी हानिकारक है, इसका अंदाजा लगा लीजिए। गैस मनुष्य के तंत्र पर घातक प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। ये गैस क्या है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र पर घातक प्रभाव छोड़ती है, यानी मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देती है। इतनी जहरीली गैस है। और मनुष्य का अगर तंत्रिका तंत्र ही नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य किसी काबिल नहीं रहेगा, और मनुष्य की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम ही हमको चलाए हुए है। अगर वो ही नष्ट हो जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये गैस कितनी जहरीली है, इस बात से आप अनुमान लगा लीजिए कि ये गैस हमें कितना नुकसान
पहुंचा रही है। ये गैस हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, इस बात से आप अंदाज लगा लीजिए। तो ये आपके क्या है, ये गैस मैंने आपको सारी गैस बता दी आपको, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और आपको लेड ये मैंने बता दी, CFC बता दी, CO2 बता दी मैंने आपको, SO2 बता दी। ठीक है, ये गैस क्या है, वायुमंडल को प्रदूषित करती है, और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। मैंने आपको एक एक गैस के बारे में बताया है, और एक एक गैस से मनुष्य में प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके हो गए क्या, प्रभाव हो गए। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, प्रभाव हो गए, जो पर्यावरण और मनुष्य पर पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की, कि वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के अगर हम उपाय की बात करें, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, आप भी अंदाज लगा सकते हैं कि वायु प्रदूषण के रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय हम जो बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे कि समाज के प्रत्येक वर्ग यानी कोई सी आयु का हो, प्रत्येक वर्ग के लोगों को वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले, वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों के बारे, ठीक है, घातक परिणामों के बारे में क्या कराना, अवगत कराना। ठीक है, क्या है स्टूडेंट, कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को वायु प्रदूषण के, ठीक है, ये आपके क्या चल रहे हैं, अब उपाय चल रहे हैं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को वायु प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले घातक परिणामों के बारे में बताना, अवगत कराना। यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी गैस हमें कितना नुकसान पहुँचाती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा भी नहीं ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको भी अवगत कराना कि भाई ये गैसें हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। उद्योग धंधे जो होते हैं उनमें भी हमें ये सूचना करना कि भाई इतने आप गैसों का संचालन मत करो, चिमनियों के माध्यम से जो गैस निकलती है इतना संचालन मत करो। और स्वचालित वाहनों को भी, यानी सरकार भी कोशिश कर रही है कि BS6 वाहनों का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या है कि प्रदूषण कम होगा। तो इससे हर वर्ग के लोगों को, छोटा हो बड़ा हो, यानी कोई सी भी आयु का मनुष्य हो, हम उसे अवगत कराएं, हम ये बताएं कि भाई वायु प्रदूषण ना करो, ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र विफल हो जाता है, खांसी और फेफड़ों का नुकसान हो जाता है, हमें फेफड़ों संबंधी और कई तरह के जो कैंसर्स वगैरह हो रहे हैं वो भी हमें हो जाते हैं। इसके कारण, इन जहरीली गैसों के कारण। तो हमें हर वर्ग के मनुष्य को, हर आयु वर्ग के लोगों को इससे अवगत कराना है कि वायु प्रदूषण को हमें रोकना है, वायु प्रदूषण को जितना रोका जाए हमें रोकना है। और अगर हम, ये तो एक कारण है, अगर हम दूसरे कारण की बात करें, दूसरा कारण, दूसरा मतलब उपाय, ठीक है, दूसरा उपाय क्या हो सकता है स्टूडेंट, दूसरा उपाय की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के
वैकल्पिक वैकल्पिक स्रोतों या साधनों का प्रयोग, ठीक है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों या साधनों का प्रयोग करना, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और साधन कौन से हो गए साहब? आजकल जो तापीय ऊर्जा चल रही है वो नहीं, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है, बिजली मिल रही है, वो नहीं। वैकल्पिक स्रोत क्या हो गए? वैकल्पिक स्रोत प्रदूषण भी नहीं पहुंचाते, प्रदूषण भी नहीं फैलाते, बीमारियां भी नहीं फैलाते और हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। वो कौन कौन सी ऊर्जा है? देखो, ज्वारीय ऊर्जा, नोट डाउन करिएगा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। अभी कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है। हम इन वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग करें जिससे प्रदूषण कम हो। हम तापीय ऊर्जा का ज्यादा करेंगे तो वहां से तो गैस ही निकलती है, लेकिन इनसे ऐसी कोई गैस नहीं निकलती है। हम डायरेक्ट सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, प्रकाश आने वाला है, उससे हम आजकल चल भी रहा है, सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा चल रही है, घरों में भी लग रही है, फैक्ट्रियों में भी लग रही है। ये आप सब देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा का कितना उपयोग हो रहा है, ठीक है। और सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला हमारा राजस्थान पहला नंबर है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला राज्य पूरे इंडिया के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान जीके के अंदर कई परीक्षाओं में, सौर ऊर्जा में आरईएस में आ चुका है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला राजस्थान में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आप देख रहे हो जैसलमेर के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, जैसलमेर उदयपुर के अंदर पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली का सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। जल विद्युत ऊर्जा यानी जल के माध्यम से जो ऊर्जा बनाई जा रही है, जो बांध बनाए जाते हैं ना नदियों में, तालाबों में, जो बांध बनाए जाते हैं वो जल विद्युत ऊर्जा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये वैकल्पिक, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए आपके वैकल्पिक स्रोत हो गए, तो वैकल्पिक साधन हो गए। इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना प्रदूषण से बच सकते हैं, मनुष्य को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसके वैकल्पिक स्रोतों का और वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करके। तो ये हो गया एक आपका। अगला है, अगला हमने तो कि देखो ये आपके उपाय हैं, ठीक है। आगे है, आगे हम बात करें तो आगे है, ठीक है, आगे है वाहनों में ठीक है, वाहनों में पेट्रोल की जगह सीएनजी, ठीक है, सीएनजी का नाम हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वाहनों में पेट्रोल की जगह सीएनजी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो वाहनों में सबसे ज्यादा तो वाहन हमारे लिए वाहनों से जो निकलने वाले धुआं है, जो गैसें हैं, वो हमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, चाहे SO2 हुई, तो ये शीशा हुई, ये क्या है, वाहनों से निकलते हैं। तो इनमें ऐसा कोई वो उपाय किया जाए कि हर वाहन में सीएनजी इस्तेमाल हो, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा नाम है सीएनजी का। स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स लिख लीजिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का पूरा नाम है। आजकल आप देख रहे हैं ऑटो जो चल रहे हैं, सीएनजी वाले ऑटो, छोटे छोटे वाले ऑटो जो चल रहे हैं आजकल, वो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। तो वो उसमें क्या होती है, सीएनजी होती है, सीएनजी गैस भरी होती है, तो उसका इस्तेमाल करना बजाय पेट्रोल की, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। आगे हम और कारण लगाएं तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि था ठीक है,
जो प्राणघातक गैस कैसे हैं, देखो CFC गैस, CFC की जगह जो हमारे फ्रिज और उसमें भरी जाती है, फ्रिज और AC में CFC की जगह हम HFC। देखो मैं आपको बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ, पुराने उन चीजों को नहीं बता रहा जो शुरू से चली आ रही है, जो अब एट प्रेजेंट में भी चल रही है। प्राणघातक गैस CFC की जगह HFC का। तो AC और फ्रिज में जो गैसें भरी जाती हैं, AC और फ्रिज में जो गैसें भरी जाती हैं, यानी जो प्राणघातक गैस है जो परावर्णित किरणों से को रोकती हैं, नहीं रोक पाती हैं ओजोन परत, इसी के कारण CFC के कारण, तो इसकी जगह HFC यानी हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन का उपयोग किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा उपाय है, इस उपाय को उपयोग में लिया जाए, ठीक है, ये सबसे बड़ा उपाय है हमारा। और एक और है, एक और बताऊं मैं, तो उद्योगों की चिमनियों में बैक फिल्टर का इस्तेमाल, ठीक है, उद्योगों की चिमनियों में बैक फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए। बैक फिल्टर से क्या होगा, जो भी आपकी गैस वगैरह होंगी ना वो फिल्टर होके निकलेंगी। बैक फिल्टर, ये क्या लगाएंगे, बैक फिल्टर, ठीक है, बैक फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए, यानी उद्योग की चिमनियों में बैक फिल्टर का इस्तेमाल किया जाए। बैक फिल्टर से क्या होगा कि जो भी गैसें वगैरह निकलती है तो वो फिल्टर होके निकलेंगी, तो वो हमारे पर्यावरण को क्या करेंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जो भी गैस उद्योगों से निकलती है, ज़्यादातर उद्योगों से गैस निकलती है, तो वो हमारे पर्यावरण को, एक चिमनियों में पीछे की तरफ बैक फिल्टर लगा होना चाहिए, और लग भी रहा है आजकल जो चल रहा है। तो बैक फिल्टर से क्या होगा, बैक फिल्टर से होगा कि जो गैसें होंगी वो फिल्टर होके निकलेंगी, तो वो जो प्रदूषक जो पदार्थ होते हैं उसमें वो नहीं निकलेंगे, तो उसके कारण हमारे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। और आगे हम आगे हम बताएं, तो छोटे छोटे हैं, आगे देखो छोटे छोटे हैं, ये मेन कारण थे, तो मैंने आप मेन उपाय थे। देखो वनों को ना काटे, ठीक है, ये भी एक उपाय है, वनों को ना काटे, और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। वनों को तो काटे नहीं, और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। तो वृक्ष हमारे लिए वायु का सबसे बड़ा स्रोत होता है, पेड़ पौधे हमारे लिए वायु का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। अगर हम उनको ही काट देंगे तो वायु हमारे लिए कहाँ से आएगी, तो वायु, पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, अगर उनको ही काटेंगे, यानी वृक्ष को काटेंगे, वनों को काटेंगे, तो हमारे लिए वायु नहीं मिल पाएगी और हमारी मृत्यु होगी, ठीक है। और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, अगर हम एक वृक्ष काटें तो 10 वृक्ष लगाएं, ये हमारे अंदर की भावना होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, हर किसी के अंदर होनी चाहिए ये भावना कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाएं, वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। और धुआं कम से कम फैलाएं। महिलाएं आपने देखी होगी चूल्हे पे जो रोटियां बनाती हैं वो एकदम पेड़ों को भी काट रही हैं, और पेड़ों के माध्यम से धुआं, मतलब ये जो चूल्हे पे जो कार्यक्रम चलता है ना, सारा रोटी सब्जी वगैरह बनाती हैं महिलाएं, वो सारा नुकसानदायक है। देखिए कैसे, एक तो वनों के कट रहे हैं, वन कट रहे हैं, तो वनों के माध्यम से वो चूल्हा जलाती हैं, लकड़ी जलाती हैं, चूल्हे पे जो काम करती है, तो उससे क्या धुआं उत्पन्न होता है, तो वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये इसके उपाय हैं, इसके मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से स्टूडेंट आज कुछ नया बताया है मैंने आपको,
पूरा ही नया बताया है, इतना डिटेल्स में ना तो कोई गैसों के बारे में बताता है वायु प्रदूषण के। जो भी मेरी 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा जो क्लास चली है, ये मैंने आपको इसके वायु प्रदूषण के प्रभाव और उपाय दोनों बताए हैं। मैंने अर्थ और कारण कल बताए थे आपको, प्रभाव और उपाय आज बताए। अगर आप इसको पढ़ोगे भी ना तो मैं आप निश्चित आशा करता हूँ कि आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा कंपटीशन में भी। तो स्टूडेंट, आज की क्लास बस यहीं तक। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। रीट का एग्जाम जब भी आए तैयारी करिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी की नौकरी लगे। इस चौधरी जगन सिंह में हर किसी की नौकरी लगे, अमूमन मेरी भी लगे बहुत जल्दी। और आप सबकी दुआएं मैं अपने लिए चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं भी नौकरी से लगूँ। आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ और मैं अपने लिए भी पढ़ाई के लिए मेहनत करता हूँ। तो आप सबकी दुआएं भी मेरे लिए होनी चाहिए। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी दुआएं मेरी होनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और इसको पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।